हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 विलियन यानी कि सॉल्यूशन को करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 1 विलियन का वन शॉट करने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये चैप्टर हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस चैप्टर से ये जो हमारे टॉपिक्स है विलियन, मोलरता, मोललता, ये सभी पूछे जाते हैं। तो मान लीजिए 10 से 15 नंबर हमारे इसी चैप्टर से पक्के हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, आज की वीडियो में हम विलियन, विलय, विलायक, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन और हिमांक में अवनमन और परासरण दाब को देखने वाले हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारे दो नियम है ना, हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हमसे तीन से 3 और 4 से 4 नंबर के पूछे जाते हैं। यानी कि मान लीजिए हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम कितने कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं, 3 से 4 मार्क्स के पूछे जाते हैं। और देखिए यहाँ पर ये जो हमारी परिभाषाएं हैं, जैसे क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण दाब और मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, ये भी हमसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है, जो कि हमसे 2 से 3 मार्क्स की पूछी जाती है। और देखिए फ्रेंड्स, मोलरता, मोललता से तो हमसे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज से। तो देखिए ये चैप्टर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं हम विलियन चैप्टर का बेसिक। पहले हम बेसिक जानेंगे, फिर हम उसके बाद मोलरता, मोललता और ये सभी नियम को डिस्कस करेंगे। तो देखिए विलियन, तो देखिए विलियन क्या है। विलियन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विलियन को इंग्लिश में बोलते हैं सॉल्यूशन। तो देखिए 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। किसको बोलते हैं विलियन? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन बोलते हैं। यानी कि आप मान लीजिए ये क्या है, एक पात्र है या बर्तन है, यह एक जार, मान लीजिए ये एक जार है, इसमें क्या है 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को, यानी कि इसमें ए और बी 2 घटक हैं और इन दोनों घटक के समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे? विलियन बोलते हैं, यानी कि सॉल्यूशन। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए चीनी, ए क्या है? चीनी है और बी क्या है? जल है। तो यानी कि चीनी और जल को जब हम घोलेंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? ये बनकर तैयार हो जाएगा विलियन। और देखिए विलियन को तोड़ नहीं सकते, यानी कि जब विलियन तैयार हो जाएगा बनकर, तो इसमें से ना तो चीनी को अलग कर सकते हैं, ना ही हम जल को अलग कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको विलियन अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए विलियन क्या था कि 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को हम विलियन कहते हैं। यहाँ पे हमने एक बर्तन में ए और बी घटक लिए, इनके समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलियन बोलते हैं। यानी कि जैसे चीनी और जल को जब हम घोलेंगे तो क्या बनकर तैयार हो जाएगा? विलियन बनकर तैयार हो जाएगा। और विलियन क्या? सॉल्यूशन है। और देखिए इस विलियन को तोड़ा नहीं जा सकता, यानी कि विलियन में से चीनी को अलग नहीं किया जा सकता और जल को अलग नहीं किया जा सकता। अब देखिए बात आती है विलय की। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी बच्चों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, विलियन क्या होता है, विलय क्या होता है, विलाय क्या होता है। आज हम ये सभी टॉपिक को अच्छे से कवर करने वाले हैं, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं विलय की, यानी कि सोलूट की। तो देखिए विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या कहते हैं? उसे विलय कहते हैं। तो विलय यानी कि सोलूट किसे कहते हैं? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या बोलते हैं? उसको बोलेंगे विलय। यानी कि आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझिए कि जैसे कि विलयन था, अब इस विलयन में चीनी और जल, तो जल की मात्रा क्या होगी? जल की मात्रा तो अधिक होगी और चीनी की मात्रा क्या होगी? कम होगी। तो जिसकी मात्रा कम होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम विलय, यानी कि सोलूट। और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं विलायक। तो यानी कि देख लीजिए विलय क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या बोलते हैं? उसे विलय कहते हैं। अब देखिए बात आती है विलायक की। विलायक यानी कि सोलवेंट। तो देखिए विलायक क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विलायक। और देखिए ये नोट, विलयन बराबर विलय प्लस विलायक, यानी कि विलयन कैसे बनकर तैयार होता है? विलयन बनकर तैयार होता है विलय और विलायक के मिश्रण से। तो विलय क्या होता है? विलय होता है विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम हो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं विलय। और विलायक क्या होता है? विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक हो उसे हम विलायक कहते हैं। और विलयन बराबर क्या होता है? विलय प्लस विलायक, यानी कि विलय और विलायक के समांगी मिश्रण को क्या बोलते हैं? विलयन बोलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको इतना अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं मोलरता। मोलरता क्या होती है? देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोलरता और मोलरता का सूत्र, क्योंकि अगर हमें सूत्र और परिभाषा नहीं पता होगी तो हम न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे। और मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज से भर भर के हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखिए मोलरता क्या होती है? मोलरता यानी कि इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलैरिटी भी बोलते हैं। तो किसी विलयन के 1 लीटर में घुले
विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि देख लीजिए ये क्या है, ये एक पात्र है, ये एक पात्र या जार मान लीजिए, इसमें क्या है, ये क्या है, सारा विलयन है। अब देखिए इसमें क्या है, 1 लीटर क्या घुला है, ये जो विलयन है ये 1 लीटर है। अब देखिए बाहर से इसमें क्या है, बाहर से जो पदार्थ डाला जा रहा है, यानी कि आप मान लीजिए ये सारा क्या है, ये सारा विलयन है। और देखिए ये जो इसमें भरा होता है ये होता है विलायक, और जो चीज़ बाहर से डाली जाती है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं विलय। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, विलय बोलते हैं। तो मोलरता यानी कि मोलैरिटी को क्या बोलते हैं, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मोलरता कहते हैं। अब देखिए मोलरता, मोलरता का सूत्र क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। ये बात आपको याद रखनी है कि विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए इसका सूत्र क्या निकल कर आएगा। और देखिए मोलरता को हम किससे प्रतिष्ठित करते हैं, कैपिटल एम से। तो देखिए विलय के मोलों की संख्या यानी कि स्मॉल एन अपॉन विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए अपॉन वी, तो विलयन का आयतन इसमें लीटर में है, लेकिन हम इसको मिलीलीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर हमारी 1000 से गुणा हो जाएगी। यानी कि देखिए, और हम जानते हैं n बराबर होता है W अपॉन m, यानी कि मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार के। मोलों की संख्या बराबर किसके होता है, भार बटे अणुभार के। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू n की जगह हम क्या रखेंगे, W अपॉन m इंटू वी, यानी कि आयतन मिलीलीटर में, इंटू 1000। तो देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो सूत्र है ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि अगर हमें ये पता होगा तो तभी हम इसके न्यूमेरिकल अच्छे सॉल्व कर पाएंगे। अब देखिए, अब इसमें जो हमारे सूत्र में ये कंपाउंड्स हैं इनकी हम नेमिंग कर लेते हैं। तो यानी कि स्मॉल w क्या है, विलय का भार है, स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार है, और कैपिटल V क्या है, विलयन का आयतन। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये मोलरता अच्छे समझ में आया होगा। देखिए अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए अब देखिए बात करते हैं हम मोललता की, यानी कि जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, मोलैलिटी। तो देखिए मोलैलिटी क्या होती है, किसी विलय के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब देखिए मोलरता और मोललता क्या है, सेम है। उसमें क्या था, उसमें विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या क्या रहा था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें है किसी विलय के 1 किलोग्राम। आपको ये बात ध्यान रखनी है, मोलरता में क्या था, लीटर में था, लेकिन मोललता में क्या है, किलोग्राम में। तो मोलरता में क्या था, मोलरता में था कि विलयन के 1 लीटर में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। यानी कि विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं, ये मोलरता कहते हैं, ये तो सेम था। लेकिन मोलरता में क्या था, किसी विलयन के 1 लीटर में घुले, और इसमें क्या है, मोलरता में किसी विलायक के 1 किलोग्राम में घुले, यानी कि विलायक के बोला गया। तो देखिए ये क्या है, ये पूरा एक विलयन है। अब देखिए जो इसमें ये भरा हुआ है वो क्या होता है, विलायक, यानी कि विलायक के 1 किलोग्राम, और जो बाहर से कोई पदार्थ डाला जाएगा उसको बोलेंगे विलय। तो मोललता है किसी विलय के 1 किलोग्राम में घुले विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। अब देखिए मोललता बराबर होता है विलय के मोलों की संख्या अपॉन विलायक का भार किलोग्राम में। तो कैपिटल M इज इक्वल टू होता है स्मॉल n अपॉन W। अब देखिए इसमें था विलायक का भार किलोग्राम में, तो देखिए अगर इसको ग्राम में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे। और हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार के। क्या होता है, मोलों की संख्या बराबर भार बटे अणुभार के। तो यहाँ पे हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा कैपिटल M इज इक्वल टू W अपॉन M इंटू कैपिटल W ग्राम में इंटू 1000। अब देखिए स्मॉल w क्या है, इसमें स्मॉल w हमारा विलय का भार, और स्मॉल m क्या है, विलय का अणुभार, और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार। अब देखिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं मोल प्रभाज की, यानी कि जिसको हम मोलंश भी कहते हैं। अगर देखिए मोल प्रभाज लिखा है, मोलंश लिखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों एक ही होते हैं। तो देखिए मोल प्रभाज या मोलंश क्या होता है, किसी मिश्रण में किसी घटक का मोलंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि फिर से देख लीजिए, किसी मिश्रण के किसी घटक का मोलंश उस घटक के मोलों की संख्या तथा कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि आपको अभी भी परिभाषा समझ नहीं आया होगा तो आप सूत्र से अच्छे से समझ पाओगे। तो देखिए ये क्या है, ये कोई मिश्रण है, और इसमें क्या है, इसमें 2 कंपाउंड घुले हैं, ए और बी। अब देखिए यहाँ पे बोला है मोल अंश, तो मोल अंश कैसे निकालेंगे हम, मोल अंश निकालेंगे किसी मिश्रण में किसी घटक का मोल अंश
किसी जो जैसे हमें ए का मोलंश निकालना है, क्योंकि देखिए हमारे बोर्ड एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि ए घटक का मोलंश बताइए और बी घटक का बताइए, यानी कि 2 घटक दिए जाएंगे, उसमें अलग अलग पूछा जाएगा। तो देखिए जब हमसे अलग अलग पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे जैसे कि किसी मिश्रण में किसी घटक का मोलंश, यानी कि हम क्या निकालेंगे, ए का मोलंश निकालेंगे। तो आ जाएगा कि उस घटक के मोलों की संख्या अपॉन कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी कि क्या हो जाएगा, अगर हम ए का मोलंश निकालेंगे तो आ जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB, यानी कि क्या आ गया, ये निकल कर आ गया कुल घटक, और जिसका हमें निकालना है वो आ जाएगा ऊपर। इसी प्रकार देखिए, इसी प्रकार है XB, अगर हम B का निकालेंगे तो आ जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB, क्या आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें किसका निकालना था, B का निकालना था, तो ये क्या आएगा, ऊपर आ जाएगा, अपॉन क्या हो जाएगा, कुल घटक, तो कुल घटक क्या हो गए Na प्लस NB। अब देखिए N क्या है, मोलों की संख्या है, इसको कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार से। तो देखिए हम यहाँ पर नेमिंग कर देते हैं, X A क्या है, A का मोलंश, और Na क्या है, A के मोलों की संख्या, और देखिए XB क्या है, B के मोलंश, और NB क्या है, B के मोलों की संख्या। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे आता है हमारा हेनरी का नियम। देखिए फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हेनरी का नियम, ये हमारे बोर्ड एग्जाम में 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो हम देखते हैं हम हेनरी का नियम आखिर है क्या। हेनरी क्या है, हेनरी एक वैज्ञानिक का नाम है। तो देखिए हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये कोई विलयन है, आपने मान लीजिए ये क्या है, कोई विलयन है, और इसमें क्या है, T कांस्टेंट है, यानी कि टेम्परेचर जो है हमारा स्थिर है, यानी कि ताप क्या है, स्थिर है। अब इसमें बाहर से हमने कोई गैस क्या करी, यहाँ पे बाहर से हमने कोई गैस डाली, और जो गैस डाली है हमने वो ज़्यादा प्रेशर से डाली है। जब हम ज़्यादा प्रेशर से डालेंगे, ऊपर से जब हम कोई चीज़ ज़्यादा प्रेशर से डालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो अच्छी घुलेगी। यही हमारा नियम कहता है कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता गैस के दाब की क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि M समानुपाती किसके, P के। तो हो जाएगा M बराबर KH इंटू P, जहाँ पर अब हम इसका नेमिंग कर लेते हैं। M क्या है, M है हमारे घुली हुई गैस की मात्रा, KH है हमारा हेनरी नियतांक, क्योंकि देखिए ये क्या था, ये समानुपाती था, जिससे हम अनुक्रमानुपाती बोलते हैं। अब देखिए जब इसको हम बराबर लाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट आया KH, जिसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं हेनरी नियतांक। और P क्या है, P हमारा दाब है, M क्या है, M है घुली हुई गैस की मात्रा। तो यानी कि हेनरी के नियम में हमने क्या पढ़ा है कि स्थिर ताप पर, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको हेनरी का नियम दिमाग में आए या आपसे कोई पूछे तो आपको बस एक बात याद रखनी है कि स्थिर ताप पर, यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। तो देखिए जब हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो तभी ये हमारा, और देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिए आगे चलते हैं। तो देखिए आपको ये तो समझ में आ गया ना कि हेनरी का नियम क्या था, कि हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर किसी गैस की द्रव्य विलेयता दाब के क्या होती है, समानुपाती होती है, यानी कि हम समानुपाती किसके, P के। तो जब ये समानुपाती था, जब हम इसको बराबर करेंगे तो यहाँ पर एक नियतांक आ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, हेनरी नियतांक बोलेंगे। अब देखिए आगे देखिए, अब देखिए अगर आपसे सिर्फ हेनरी का नियम पूछे तो वो कितने मार्क्स में पूछेगा, 1 से 2 मार्क्स में पूछेगा, लेकिन अगर आपसे 3 से 4 मार्क्स में पूछे तो आपको हेनरी के नियम की सीमा भी लिखनी है और इसका अनुप्रयोग भी लिखना है। तो देखिए हेनरी के नियम की सीमा है, तो यह तनु विलयन पर लागू होता है। तो देखिए आपको एक बात याद रखनी है कि हेनरी का जो नियम है वो किस पर लागू होता है, तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि सांद्र विलयन पर लागू नहीं होता। और यह उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है, यानी कि उच्च ताप यानी कि हाई टेम्परेचर पर और लो प्रेशर पर कार्य करता है। ये बात आपको याद रखनी है कि ये उच्च ताप तथा निम्न दाब पर कार्य करता है। तीसरी है, यह उन गैसों पर लागू होता है जो विलायक में क्रिया नहीं करते। ये किस पर लागू होता है, यह उन गैसों पर लागू होता है जो क्या करते हैं, विलायक में क्रिया नहीं करते हैं। अब देखिए बात आती है इसके अनुप्रयोग की। देखिए फ्रेंड्स इसके अनुप्रयोग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1 नंबर में हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि हेनरी के नियम के अनुप्रयोग बताइए। तो देखिए पहला है शीतल पेय पदार्थ में, दूसरा है गोताखोर द्वारा, तीसरा है फेफड़ों की क्रियाविधि। तो देखिए ये इसका अनुप्रयोग है शीतल पेय पदार्थ में, गोताखोर द्वारा और फेफड़ों की क्रियाविधि। अब देखिए अगला है हमारा राउल्ट का नियम। तो देखिए राउल्ट का नियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी हमसे 3 से 4 मार्क्स का पूछा जाता है। तो देखिए राउल्ट का नियम क्या कहता है, इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्यशील वैद्युत नवघटीय पदार्थ
घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के बराबर हो जाता है। तो यानी कि राउल्ट का नियम क्या कहता है? राउल्ट का नियम कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघटीय पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन विलय के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर हो जाता है। यानी कि आप देख रहे हैं ये क्या है? ये कोई विलयन है और इसमें ये क्या घुला हुआ है? ये घुला हुआ है विलायक। और देखिए बाहर से कोई वैद्युत अनवघटीय जब हम इसमें घोलेंगे तो क्या हो जाएगा? विलयन का वाष्प दाब आपेक्षिक अवनमन के मोल प्रभाज के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यही हमारा क्या है? राउल्ट का नियम है। तो देखिए इसमें आपको कितनी बात ध्यान रखनी है कि इसमें अगर आपको ये चित्र भी ध्यान रख लोगे ना तो आपको ये जो डेफिनेशन है वो रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है? ये कोई विलयन है और बाहर से क्या है? वैद्युत अनवघटीय हम घोलेंगे इस विलायक के अंदर। देखिए आपको इसमें अब भी कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या है? ये विलयन है। ये पूरा सॉल्यूशन क्या है? विलयन है। आप देखिए इसमें विलयन के अंदर क्या घोला होता है? विलायक घोला जाता है, लेकिन जो बाहर से डाला जाता है उसको बोलते हैं वैद्युत अनवघटीय। तो यही इस नियम है कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनवघटीय पदार्थ घोलने पर विलयन के वाष्प दाब में अपेक्षित अवनमन के मोल प्रभाज के क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि देखिए वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन बराबर है विलय के मोल प्रभाज। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन क्या है? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। देखिए यहाँ पे लिखा था ना वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन, तो इसलिए आया P0 माइनस PS अपॉन P0। अब देखिए यहाँ था विलय का मोल प्रभाज। देखिए हमने अभी मोल प्रभाज की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो यहाँ पे बोला था विलय का मोल प्रभाज। तो विलय क्या होता है? विलय होता है जो बाहर से डालते हैं, यानी कि यहाँ पे वैद्युत अनवघटीय क्या है? विलय। और ये क्या गुला है? ये विलायक है। तो यहाँ पे बोला है विलय का मोल प्रभाज, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा स्मॉल एन और देखिए इसमें कुल घटक का जोड़, तो यानी कि आ जाएगा स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन किसके बराबर हो जाएगा? विलय के मोल प्रभाज के बराबर। तो ये सूत्र आपको ध्यान रखना है। अब देखिए ये है तनु विलयन के लिए। क्या है? तनु विलयन के लिए। तो जब तनु विलयन के तो स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन किसके बराबर हो जाएगा? एन के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? हम अपने सूत्र में क्या कर देंगे? एन प्लस कैपिटल एन की जगह क्या कर देंगे? कैपिटल एन रख देंगे। तो हो जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन अपॉन कैपिटल एन। अब देखिए मोलों की संख्या किसके बराबर होती है? भार बटे अणुभार के। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल एन की जगह कर देंगे स्मॉल W अपॉन स्मॉल एम अपॉन, और देखिए यहाँ पे है कैपिटल एन, तो इसकी जगह कर देंगे कैपिटल W अपॉन कैपिटल एम। यानी कि ये इसके साथ चला जाएगा और ये चला जाएगा इसके साथ, यानी कि फाइनल जो हमारा सूत्र निकल कर आ जाएगा P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू स्मॉल W अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम अपॉन कैपिटल W। अब देखिए हम क्या करेंगे? इसकी नेमिंग करेंगे, क्योंकि इसकी नेमिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखते हैं P0 क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है, और PS क्या है? विलयन का वाष्प दाब, और स्मॉल W क्या है? विलय का भार है, और स्मॉल m क्या है? विलय का अणुभार। और देखिए कैपिटल W क्या है? विलायक का भार, और कैपिटल M क्या है? विलायक का अणुभार। अब देखते हैं राउल्ट के नियम की सीमा है। तो देखिए राउल्ट के नियम की सीमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यह तनु विलयन पर लागू होता है। अब देखिए हेनरी के नियम और राउल्ट के नियम में ये दोनों बातें सेम है कि यह तनु विलयन पर लागू होता है, यानी कि ये दोनों सांद्र विलयन पर लागू नहीं होते हैं। ये बात आपको पता होनी चाहिए कि हेनरी का नियम और राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? तनु विलयन पर लागू होता है। अब देखिए दूसरा यह वैद्युत अनवघटीय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? यह वैद्युत अनवघटीय पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तीसरा है यह अवाष्पशील पदार्थ पर लागू होता है। किस पर लागू होता है? अवाष्पशील पदार्थ पर। और इसमें क्या होता है? इसमें ताप स्थिर होना चाहिए। इसमें जो टेम्परेचर है वो क्या होना चाहिए? स्थिर होना चाहिए। क्या होना चाहिए फ्रेंड्स? इसमें टेम्परेचर स्थिर होना चाहिए। ये चार बात आपको ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है राउल्ट का नियम, क्योंकि ये हमसे 2024 में पूछा गया, 25 में पूछा गया और 2019 में पूछा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब कि लगातार ही पूछा गया राउल्ट का नियम और हेनरी का नियम। अब देखिए बात आती है क्वथनांक उन्नयन की। फ्रेंड्स ये डेफिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वथनांक उन्नयन और हिमांक में अवनमन। तो देखते हो क्वथनांक उन्नयन है क्या। तो किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोलने पर क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को क्वथनांक में उन्नयन कहते हैं। इसे डेल्टा TB द्वारा दर्शाते हैं। तो देखिए किसी विलायक में, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलय पदार्थ घोल देंगे तो क्वथनांक में होने वाली क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी।
जब हम विलायक में कोई क्या करेंगे, विलय कोई अवाशील विलय पदार्थ घोलेंगे तो क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसको क्या बोलेंगे, क्वथनांक में उन्नयन। यानी कि जब भी आए आपके माइंड में क्वथनांक में उन्नयन क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें अवाशील विलय पदार्थ घोल देंगे विलायक में और क्वथनांक में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। उन्नयन का मतलब यानी कि वृद्धि। और इसको किससे प्रदर्शित करेंगे, इससे प्रदर्शित करेंगे डेल्टा टीबी से। तो देखिए क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या हो जाएगा, क्वथनांक में उन्नयन बराबर हो जाएगा मोलल उन्नयन स्थिरांक गुणा मोललता। इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, मोलैलिटी का फॉर्मूला अच्छे से पता होना चाहिए। तो क्वथनांक में उन्नयन क्या है, डेल्टा टीबी, और मोलल उन्नयन स्थिरांक है केबी। इंटू मोललता का सूत्र क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू ग्राम में इंटू 1000। क्योंकि देखिए हमने पढ़ा था कि मोललता में क्या था, किलोग्राम में था, तो जब हमने इसको ग्राम में चेंज किया तो यहाँ पे क्या हो गई, 1000 से गुणा हो गई। तो देखिए इसका फाइनल जो हमारा सूत्र निकल कर आया है क्वथनांक में उन्नयन का, वो आया डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू स्मॉल डब्ल्यू इंटू 1000 अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी हमारा क्वथनांक में उन्नयन है, और केबी क्या है, केबी हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। तो देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट परिभाषा है ये हमारी। अब देखिए आगे देखते हैं, आगे हिमांक में अवनमन। ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली हमसे पूछ ली जाती है, ये 3 से 4 मार्क्स की हमसे पूछी जाती है। तो हिमांक में अवनमन है क्या, तो देखिए किसी विलायक में कोई अवाशील विलय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। यानी कि उन्नयन को क्या था, वृद्धि था, लेकिन अवनमन क्या है, अवनमन है कमी। तो देखिए अवनमन हमारी क्या है, कमी है। तो किसी विलायक में कोई अवाशील विलय पदार्थ घोलने पर हिमांक में होने वाली कमी को हिमांक में अवनमन कहते हैं। इससे किससे प्रतिष्ठित करते हैं, डेल्टा टीएफ से। तो आ जाएगा हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक गुणा मोललता। तो देखिए हिमांक में अवनमन क्या है, डेल्टा टीएफ है इज इक्वल टू मोलल अवनमन स्थिरांक क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक के एफ, और मोललता का हम सूत्र जानते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू इंटू 1000। यानी कि निकल कर आ जाएगा डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू 1000 इंटू के एफ इंटू स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। अब देखिए यहाँ पे टी एफ क्या है, हिमांक में अवनमन है, के एफ क्या है, मोलल अवनमन स्थिरांक है, स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलय का भार है, स्मॉल एम क्या है, विलय का अणुभार है, और कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है। तो देखिए अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स ये। और अगर आपने ये कर लिया ना तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं। अब देखिए बात आती है परासरण दाब। परासरण दाब है क्या, परासरण दाब जानने से पहले हम क्या जानेंगे, हम जानेंगे परासरण, कि परासरण क्या होता है। तो देखिए परासरण विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना क्या कहलाएगा, परासरण कहलाता है। यानी कि मान लीजिए ये क्या है, ये विलायक घुला है, ये विलायक घुला है, ये विलयन है, ये कोई बर्तन है, इसमें क्या है, बर्तन में विलायक घुला है, और जो हम बाहर से डालते हैं वो क्या होता है, वो होता है विलय। और यहाँ पे क्या है, एक अर्धपारगम्य झिल्ली है, अर्धपारगम्य झिल्ली है। तो विलायक का ये क्या है, ये कम सांद्रता, तो विलायक का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। तो देखिए ये कोई विलयन है और इसमें क्या है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली लगी है, और कम सांद्रता वाले विलयन से विलायक का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना क्या कहलाता है, परासरण कहलाता है। अब देखिए बात आती है परासरण दाब की, कि परासरण दाब आखिर है क्या। तो देखिए अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण कहलाता है। तो परासरण दाब क्या है, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। यानी कि हम जानते हैं पी वी इजिकल टू एनआरटी होता है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी इजिकल टू एन अपॉन वी। ये जो वी है ये गुणा में है पी के साथ, लेकिन ये बराबर के दूसरी तरफ क्या चला जाएगा, भाग में चला जाएगा, तो हो जाएगा पी इजिकल टू एन अपॉन वी इंटू आर टी। तो हो जाएगा पी इजिकल टू, अब देखिए हम जानते हैं एन अपॉन वी किसके बराबर होता है, सी, यानी कि सांद्रता के। तो यहाँ पे आ सकता है पी इजिकल टू सी इंटू आर टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी इजिकल टू सी इंटू एस टी। तो देखिए यहाँ पे जो टेम्परेचर वो होता है सेंटीग्रेड में। टेम्परेचर किस में होता है, टेम्परेचर होता है हमारा सेंटीग्रेड में, लेकिन इसको क्या करेंगे, इसको हम केल्विन में चेंज कर देंगे। तो हो जाएगा टेम्परेचर इजिकल टू सेंटीग्रेड जितना भी होगा प्लस हम क्या करेंगे 273 कर देंगे, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा केल्विन में। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ आपको परासरण और परासरण दाब अच्छे समझ में आया होगा। तो देखिए
परासरण क्या था? परासरण था कि विलाय का कम सांद्रता वाले विलयन से अधिक सांद्रता वाले विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गुजरना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। और परासरण दाब क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा विलयन पर लगाया गया न्यूनतम दाब परासरण दाब कहलाता है। PV = N × RT हम जानते हैं, लेकिन या इसको ऐसे लिख सकते हैं P = N/V × RT। तो देखिए N/V किसके बराबर हो जाएगा? सांद्रता के, तो यहाँ पे आ सकता है P = C × RT, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P = C × S × T। और टेम्परेचर किस में दिया जाता है? सेंटीग्रेड में दिया जाता है। तो देखिए जब भी सेंटीग्रेड में दिया जाता है तो हमें क्या करना होता है? इसको केल्विन में चेंज करने के लिए किससे प्लस करना होता है? 273 से, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा है? आज की वीडियो में हमने विलयन, विलय, विलायक, मोलरता, मोललता, मोल प्रभाज, हेनरी का नियम, राउल्ट का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन, परासरण और परासरण दाब अच्छे से पढ़ा है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको ये चैप्टर अच्छे समझ में आया होगा। फ्रेंड्स आज की वीडियो में हमने विलयन चैप्टर का 1 शॉट किया था। देखिए अगर आपने बस ये पढ़ लिया ना तो आपको इससे ज़्यादा और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ना तो आपको किसी कोचिंग को करने की ज़रूरत है, क्योंकि कोचिंग वाले हमारा उल्लू बनाते हैं हम, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स में टॉपिक जो हैं बहुत छोटे छोटे हैं, और अगर हम इनको अच्छे से एक से दो बार पढ़ेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएगा। आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अगर आपको इस वीडियो से अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को 2 से 3 बार ज़रूर देखना, आपको ये सभी टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएंगे। और फ्रेंड्स अगर आपने ये सभी टॉपिक कर लेना तो आपके 15 से 20 नंबर पक्के हैं, क्योंकि हमारे चैप्टर नंबर 1 से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए मोटिवेशन काम करता है। तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।